कंपनी कम धन पनीस, कम यानी साथ साथ आना, पनीस मतलब रोटी कमाने के लिए। तो जब रोटी कमाने के लिए कई लोग एक साथ आते हैं और अंशों के माध्यम से, शेयर्स के माध्यम से उस संस्था में पैसा लगाते हैं और उससे होने वाले लाभ या हानि को बदले में प्राप्त करते, प्रतिफल में प्राप्त करते हैं, तो इस संस्थान को हम कंपनी कहते हैं। अब यहाँ मैं बात कर रहा हूँ आपसे साझेदारी के बारे में। साझेदारी अंग्रेजी में कहते हैं पार्टनरशिप। ये क्या होती है? देखिए, जब कोई अकेला व्यक्ति पूंजी लगाता है और व्यवसाय का संचालन करता है, उससे होने वाले लाभ या हानि को अकेला ही वहन करता है, तो उसे तो हम एकाकी व्यापार कहते हैं। लेकिन जब पूंजी लगाने वाले सदस्यों की, व्यक्तियों की संख्या कम से कम 2 और अधिक से अधिक 20 हो जाए, यानी कम से कम 2 व्यक्ति, जैसे ए और बी, 2 व्यक्ति, कम से कम 2 होना, और अधिकतम सदस्य संख्या 20 हो जाए और वो लोग मिलजुल करके एक साथ किसी व्यवसाय का संचालन करें, उससे होने वाले लाभ या हानि को आपस में वहन करें, ऐसे संगठन को, ऐसे व्यवसायिक संगठन को साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। एक सामान्य साझेदारी संस्था में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 हो सकती है, अधिकतम 20 हो सकती है। किंतु अगर वो संस्थान बैंकिंग व्यवसाय कर रहा है, यानी बैंकिंग संबंधी व्यवसाय कर रहा है, अर्थात लोगों के खाते अपने आप खोल रहा है, लोगों का निक्षेप यानी जमा, डिपॉजिट अपने आप प्राप्त कर रहा है, लोगों को ऋण दे रहा है, अर्थात लोन दे रहा है, ऐसा कार्य कर रहा हो, बैंकिंग संबंधी कार्य कर रही है वो साझेदारी संस्था, तो उसमें अधिकतम सदस्य संख्या 10 होती है। सामान्य साझेदारी संस्था में न्यूनतम सदस्य संख्या 2, अधिकतम 20, और बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी संस्था में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 किंतु अधिकतम सदस्य संख्या 10 हो सकती है। तो साझेदारी व्यवसायिक संगठन का एक ऐसा स्वरूप है, ये इसका साझेदारी का आशय बता रहा हूँ मैं। व्यवसायिक संगठन के स्वरूप में साझेदारी एक ऐसा स्वरूप है जिसमें कम से कम 2 व्यक्ति, अधिकतम 20 व्यक्ति, और बैंकिंग व्यवसाय की दशा में अधिकतम 10 व्यक्ति सदस्य हो सकते हैं। वे सब उस व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, या उनमें से चुने हुए 1 या 2 लोग उस व्यवसाय का संचालन कर सकते हैं, किंतु उससे होने वाले लाभ को सब आपस में डिवाइड करते हैं, बांटते हैं। सभी के द्वारा पूंजी लगाई जा सकती है, या कोई एकाध सदस्य ऐसा भी हो सकता है जो पूंजी न लगाए लेकिन सक्रिय साझेदार के रूप में कार्य करे। तो ऐसा संस्थान जिसमें व्यवसाय की स्थापना करने वाले, पूंजी लगाने वाले, संचालन करने वाले, लाभ हानि वहन करने वाले, उत्तरदायित्व का वहन करने वाले सदस्यों की संख्या कम से कम 2 और अधिकतम 20 होती है, ऐसे व्यवसायिक संगठन को साझेदारी कहते हैं। ये आशय हो गया। अब एक और क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, साझेदारी के लक्षण या विशेषताएं बताइए। तो साझेदारी के लक्षण या विशेषताओं में मैंने यहाँ पर 5 लक्षण या 5 विशेषताएं लिख रखी है। इन 5 को मैं आपको क्रमशः एक एक करके समझाने जा रहा हूँ। पहला है सदस्य संख्या। जैसा कि मैंने आशय में आप लोगों को बताया कि साझेदारी संस्थान में न्यूनतम सदस्य संख्या 2 होती है और अधिकतम 20 होती है। बैंकिंग व्यवसाय करने की दशा में अधिकतम सदस्य संख्या 10 होती है। तो साझेदारी कहलाने के लिए, किसी भी व्यवसायिक संगठन को साझेदारी कहलाने के लिए उसमें कम से कम 2 सदस्यों का होना, अधिकतम 20 या बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 सदस्यों का होना आवश्यक है, अनिवार्य है। अगर साझेदारी संस्था में 2 सदस्यों से घटकर अकेला एक व्यक्ति सदस्य रह जाता है तो फिर वो साझेदारी संस्था नहीं रहती, वो एकाकी व्यापार में ऑटोमेटिकली परिवर्तित हो जाती है। इसी प्रकार अधिकतम सदस्य संख्या में भी 10 या 20, बैंकिंग व्यवसाय की दशा में 10 और सामान्य व्यवसाय की दशा में 20 सदस्यों से अधिक संख्या हो जाती है तो फिर वह साझेदारी नहीं रहती, वह कंपनी में परिवर्तित हो सकती है अनिवार्यतः, ऑटोमेटिकली। दूसरी विशेषता, दूसरा लक्षण अनुबंध। अनुबंध जिसको हम समझौता या ठहराव या साझेदारी संलेख या पार्टनरशिप डीड या पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी कहते हैं। किसी भी साझेदारी में या साझेदारी संस्था में यह आवश्यक लक्षण है या विशेषता है कि साझेदारों के मध्य कोई समझौता या अनुबंध होना चाहिए, पार्टनरशिप डीड होना चाहिए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होना चाहिए।
जरूरी नहीं है कि वो अनुबंध लिखित में हो, वो मौखिक भी हो सकता है। हालांकि अनुबंध बनाना या संलेख बनाना या समझौता करना कानूनन अनिवार्य नहीं है, लेकिन फिर भी भावी विवादों से बचने के लिए अनुबंध का होना अपरिहार्य माना जाता है। तो साझेदारी संस्था की विशेषता है साझेदारों के मध्य अनुबंध का होना, समझौते का होना, संलेख का होना। ये अनुबंध लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है, ठीक, पर अनुबंध बनाना अनिवार्य नहीं है, ये ठीक है। मान लो अगर बहुत घनिष्ठ मित्र हैं या एक ही समाज, एक ही जाति के लोग हैं या साथ में पढ़े लिखे लोग हैं, वो मिलकर के साझेदारी में व्यवसाय करते हैं, उनके बीच में रिश्ता इतना प्रगाढ़ है कि वो बिना किसी समझौते के व्यवसाय प्रारंभ कर देते हैं, तो ऐसा कर सकते हैं। कानून में बाध्यता नहीं है अनुबंध बनाने की, लेकिन भावी विवादों से बचने के लिए, मतभेदों से बचने के लिए, झगड़ों से बचने के लिए अनुबंध होना चाहिए। ये भविष्य के लिए अच्छा होता है। तीसरी लक्षण या तीसरी विशेषता है वैधानिक व्यवसाय। देखिए, साझेदारी कहलाने के लिए फर्म का जो व्यवसाय है वो वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए। अगर राज्य या केंद्र सरकार के द्वारा मान्यता प्राप्त व्यवसाय किया जा रहा हो, राज्य या केंद्र की सरकार किसी व्यवसाय को, किसी व्यापार को करने की अनुमति देती हो, मान्यता देती हो, ऐसा व्यवसाय किया जा रहा हो, तब तो साझेदारी फर्म का अस्तित्व है, साझेदारी फर्म की वैधानिकता है। किंतु यदि अनुचित कार्यों के लिए, अवैध कार्यों के लिए, इलीगल कार्यों के लिए, जैसे स्मगलिंग करना, चोरी करना, डकैती डालना, ऐसे कार्यों के लिए अगर साझेदारी की जा रही है तो उसको साझेदारी नहीं माना जाएगा। साझेदारी के अंतर्गत किए जाने वाला कार्य या व्यवसाय वैधानिक होना चाहिए, लीगल होना चाहिए, जिसको राज्य या केंद्र शासन अनुमति प्रदान करता हो, मान्यता प्रदान करता हो। जो कानून की नज़र में अवैध कार्य है उनके लिए साझेदारी नहीं की जा सकती, साझेदारी का गठन या स्थापना नहीं की जा सकती। उसके बाद चौथा पॉइंट है विशेषताओं या लक्षण में लाभ विभाजन। देखिए, साझेदारी में जब कुछ लोग साथ में मिलकर के व्यवसाय करते हैं तो उस व्यवसाय से होने वाले लाभ का वितरण, विभाजन, डिवीजन, डिवाइडेशन होना चाहिए। अगर मान लो 4 व्यक्ति ABCD साथ में मिलकर किसी व्यवसाय को कर रहे हैं, लेकिन उससे होने वाले लाभ को केवल A अकेला रख ले रहा है, B, C, D को कुछ भी अंश उसमें से नहीं दिया जा रहा है, कोई भी भाग उसमें से नहीं दिया जा रहा, लाभ का भाग या हानि का भाग, तो ऐसे व्यवसाय को साझेदारी नहीं कहते। साझेदारी कहलाने के लिए साझेदारों के मध्य फर्म का होने वाले व्यवसाय से होने वाले लाभ का या हानि का विभाजन होना अनिवार्य है, आवश्यक है। अगर कोई 4 व्यक्ति में से कोई अकेला ही व्यवसाय के लाभ को वहन कर रहा है, बाकी 3 को लाभ में हिस्सा नहीं मिल रहा है, तो वो साझेदारी व्यवसाय नहीं कहलाएगा, वो तो एकल व्यवसाय ऑटोमेटिकली कहलाएगा। लक्षण या विशेषताओं में, साझेदारी के लक्षण या विशेषताओं में पांचवा पॉइंट है असीमित दायित्व, अनलिमिटेड लायबिलिटी। असीमित दायित्व क्या होता है साझेदारी फर्म में? देखिए, 2 व्यक्तियों के बीच व्यवसाय करने के लिए जो रिश्ता बनता है उसको साझेदारी कहते हैं। कोई 2 व्यक्ति, 4 व्यक्ति, 10 व्यक्ति, 20 व्यक्ति किसी व्यवसाय को करने के लिए आपस में एकत्रित होते हैं, तो उनके बीच में जो रिश्ता होता है उसको साझेदारी कहते हैं, पार्टनरशिप कहते हैं। वो प्रत्येक व्यक्ति इंडिविजुअली साझेदार कहलाता है, पार्टनर कहलाता है, ठीक है। और उनके समूह को, उनके ग्रुप को फर्म कहते हैं, FIRM फर्म कहते हैं, साझेदारी फर्म कहते हैं। तो फर्म में जितने भी साझेदार होते हैं उन सब का दायित्व असीमित होता है, अनलिमिटेड लायबिलिटी होती है। इसका अर्थ ये हुआ कि अगर भविष्य में फर्म को लॉस होता है, नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई पूर्णतः की जाएगी, 100% की जाएगी, 100% की जाएगी। इसके लिए साझेदारों ने जो पूंजी लगा रखी है उसके अतिरिक्त अगर उन्हें अपने घर से भी पैसा लाकर देना पड़े उस जोखिम की पूर्ति के लिए, उस हानि की पूर्ति के लिए, उस लॉस की भरपाई के लिए, तो उन्हें ला करके देना पड़ेगा। वे केवल अपने द्वारा लगाई गई पूंजी तक ही जोखिम वहन नहीं कर सकते, बल्कि उससे ज़्यादा भी जोखिम वहन वे करेंगे। तो ये साझेदारी के लक्षण और विशेषताओं में 5 पॉइंट हो गए। यह मैंने आपको भी बताया थोड़ी देर पहले कि जब कुछ लोग मिलकर के आपस में पैसा लगा करके, पूंजी लगा कर व्यवसाय करते हैं, तो उनके बीच में जो रिश्ता होता है
जो रिलेशनशिप होती है वो साझेदारी कहलाती है, पार्टनरशिप कहलाती है। वो अपने आप में अलग अलग व्यक्तिगत रूप से इंडिविजुअली पार्टनर कहलाते हैं, साझेदार कहलाते हैं, और उनके ग्रुप को, उनके समूह को फर्म कहते हैं। अब साझेदार भी कई प्रकार के होते हैं, साझेदार के भी प्रकार होते हैं। मुख्य रूप से आपको मैं 2-3 प्रकार बताना चाहूँगा। सक्रिय साझेदार, एक्टिव पार्टनर, ऐसा व्यक्ति जो व्यवसाय का संचालन करता है, व्यवसाय को चलाता है, व्यवसाय के निर्णय लेता है, व्यवसाय की दुकान, शोरूम, कार्यालय, ऑफिस जो भी हो वहाँ जाता है, अपना समय देता है, अपना श्रम देता है। पार्टनर। निष्क्रिय साझेदार, ऐसा साझेदार, ऐसा पार्टनर जो व्यवसाय में पूंजी तो लगाता है, पैसा तो लगाता है, लेकिन वो व्यवसाय के संचालन में भाग नहीं लेता। वो न व्यवसाय की दुकान, शोरूम, कार्यालय, ऑफिस में जाता है, शारीरिक रूप से वहाँ पर विद्यमान रहता है, न व्यवसाय का संचालन करता है, न संचालन में कोई हस्तक्षेप करता है, केवल वो पूंजी के रूप में पैसा लगाता है और लाभ में हिस्सेदारी प्राप्त करता है। वो कहलाता है निष्क्रिय साझेदार, इनएक्टिव पार्टनर। ठीक है। केवल लाभ में साझेदार, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो इस कंडीशन पे, इस शर्त पर व्यवसाय में पूंजी के रूप में पैसा लगाते हैं कि हम फर्म से होने वाले लाभ के हिस्सेदार रहेंगे, हम हानि वहन नहीं करेंगे। ये केवल लाभ के साझेदार कहलाते हैं। नवागत साझेदार, ऐसा साझेदार जो किसी पूर्व में स्थापित या संचालित फर्म में नया प्रवेश करता है, नया साझेदार के रूप में आता है, एंटर होता है, उसे कहते हैं नवागत साझेदार। तो केवल लाभ में साझेदार। उसके बाद होता है नवागत साझेदार, इन्हें नया पार्टनर, नया साझेदार जो किसी मतलब ऑलरेडी जो संस्थान काम कर रहा है, जो साझेदारी फर्म काम कर रही है, उसमें कोई नया व्यक्ति प्रवेश करता है तो वो नवागत साझेदार या नया साझेदार कहलाता है। उसके बाद निवृत्त साझेदार या अवकाश प्राप्त साझेदार या रिटायर पार्टनर। कोई साझेदार कुछ वर्षों तक किसी साझेदारी फर्म में रहा, अब स्वास्थ्य के कारणों से या वृद्धावस्था के कारणों से या किसी और कारण से वो फर्म से अलग होता है, रिटायर होता है, अवकाश लेता है, निवृत्त होता है, तो ऐसे साझेदार को निवृत्त साझेदार कहते हैं। गुप्त साझेदार, ऐसा साझेदार जो फर्म में पूंजी तो लगाता है, लाभ में हिस्सा भी लेता है, लेकिन वह इस बात की घोषणा नहीं करता पब्लिकली, सार्वजनिक रूप से कि वो किसी साझेदारी फर्म का साझेदार है। ऐसा साझेदार गुप्त साझेदार। तो साझेदार के भी कई प्रकार होते हैं, साझेदारी के कई प्रकार होते हैं। अब देखिए, जैसे मैंने आपको यहाँ पर बताया था विशेषताओं में अनुबंध होना, तो ये अनुबंध या साझेदारी संलेख क्या होता है, इस पर हम विशेष रोशनी डालेंगे। साझेदारी संलेख, पार्टनरशिप डीड, पार्टनरशिप एग्रीमेंट, साझेदारी अनुबंध, साझेदारी ठहराव, साझेदारी समझौता। ये क्या होता है? साझेदारों के मध्य विभिन्न व्यवसायिक बातों, शर्तों पर जो समझौता होता है उसे साझेदारी संलेख कहते हैं। बहुत सारी बातें रहती है, जब अलग अलग मानसिकता के लोग, अलग अलग टाइप के लोग अलग अलग मात्रा में पूंजी लगा करके अलग अलग अनुपात में साझेदार बनते हैं, एक साथ आते हैं, तो भविष्य में उनके बीच में मतभेद ना हो, विवाद ना हो, इसके लिए वो कुछ समझौते करते हैं। इन समझौते के मंच को ही हम साझेदारी संलेख कहते हैं, पार्टनरशिप डीड कहते हैं। साझेदारी संलेख, जैसा मैंने पहले बताया, साझेदारी संलेख लिखित भी हो सकता है, मौखिक भी हो सकता है। अगर हम मौखिक रूप से तय कर लें कि भाई हमने जो पूंजी लगाई है हम उस पर ब्याज लेंगे या नहीं लेंगे, हम फर्म से आहरण करेंगे या नहीं करेंगे, आहरण करेंगे तो हम उस पर ब्याज फर्म को देंगे या नहीं देंगे, हम लाभ या हानि को किस प्रकार से बांटेंगे, किस अनुपात में बांटेंगे, इन सब बातों पे हम मौखिक समझौता भी कर सकते हैं। पार्टनर्स लोग मौखिक समझौता भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर होगा कि लिखित समझौता हो। इन्हें जो भी बातें तय की जाती है, जो भी समझौते होते हैं, जो भी शर्तें निश्चित की जाती है, उनको लिख लिया जाए, क्योंकि कहा गया है 100 बका किसी काम का नहीं, एक लिखा काम का होता है। तो साझेदारी संलेख लिखित में होना चाहिए। अब साझेदारी संलेख एक डॉक्यूमेंट होता है, एक दस्तावेज होता है, जिसके आधार पर साझेदारी का संचालन होता है। भविष्य में अगर मतभेद उत्पन्न होते हैं, विवाद उत्पन्न होते हैं, तो साझेदारी संलेख के आधार पर यही फैसला किया जा सकता है। साझेदारी संलेख में बहुत सारी बातें हो सकती है, इसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, इसमें कोई प्रतिबंध नहीं है कि इसमें 10 पॉइंट ही होंगे या 20 पॉइंट ही होंगे। जितनी ज्यादा से ज्यादा बातें पहले से ही निश्चित कर ली जाए, निर्धारित कर ली जाए, उन्हें लिख लिया जाए, साझेदारी संलेख के अंतर्गत शामिल कर लिया जाए, उतना बेहतर।
या नमूने के रूप में मैं आपको 6-7 बातें बता रहा हूँ। साझेदारी संलेख में कौन कौन सी बातों का समावेश होता है, कौन कौन सी बातें, प्रमुख बातें इसमें होती हैं, साझेदारी संलेख की विशेष सामग्री क्या होती है। तो इसमें फर्म का नाम होता है कि हम जो व्यापार व्यवसाय साझेदारी में करने जा रहे हैं तो हमारी फर्म का नाम क्या होगा। तो फर्म का नाम इसमें सबसे पहले निर्धारित निश्चित किया जाता है आपसी सहमति के आधार पर। फिर हमारी साझेदारी फर्म का पता क्या होगा, एड्रेस क्या होगा, कहाँ से हम साझेदारी फर्म का संचालन करेंगे, तो उसका पता उसमें लिखा जाता है। व्यापार क्षेत्र क्या होगा, हम साझेदारी में जो व्यापार व्यवसाय करने जा रहे हैं वो केवल मोहल्ला लेवल पर होगा, एक कॉलोनी स्तर पर होगा, या एक नगर के स्तर पे होगा, या एक शहर के स्तर पे होगा, या स्टेट लेवल पे होगा, या डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होगा, या राष्ट्रीय लेवल पर होगा, या अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे होगा। यानी हम व्यापार व्यवसाय का हमारा व्यापारिक क्षेत्र क्या रहेगा, व्यापार का क्षेत्र क्या रहेगा, क्या हम प्रादेशिक स्तर पे करेंगे, या राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे, या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे करेंगे। तो व्यापार के क्षेत्र का उसमें उल्लेख किया जाता है, निर्धारण किया जाता है। उसके बाद साझेदारों के नाम पते होते हैं। साझेदारी फर्मों में कितने लोग हैं, 4 लोग हैं, 8 लोग हैं, 16 लोग हैं, 18 लोग हैं, कितने लोग हैं। तो साझेदारी फर्मों में जितने पार्टनर्स होते हैं, जितने साझेदार होते हैं, उनके सबके नाम और पते। फर्म की अवधि क्या होगी, ये जो साझेदारी फर्म की हम स्थापना कर रहे हैं, गठन कर रहे हैं, ये कितने वर्षों के लिए कर रहे हैं, 5 साल के लिए, 10 साल के लिए, 20 साल के लिए, किसी एक विशेष अवधि के लिए, किसी एक विशेष ओकेशन के लिए, किसी एक विशेष कार्यक्रम के लिए, किसी एक विशेष कार्य को पूरा होने के लिए, या अनिश्चित काल। तो हमारी साझेदारी फर्म की अवधि क्या होगी, पीरियड क्या होगा, ड्यूरेशन क्या होगा, कालखंड क्या होगा। उसके बाद में साझेदारों की फर्म की पूंजी क्या होगी, प्रत्येक साझेदार की पूंजी क्या क्या होगी, पूंजी पर ब्याज की क्या व्यवस्था होगी, क्या साझेदार को पूंजी पर ब्याज प्राप्त करने का अधिकार होगा, आहरण के बारे में क्या कंडीशन होंगी, क्या शर्तें होंगी, क्या साझेदार फर्म से अपने निजी कार्यों के लिए पैसा आहरण कर पाएंगे, तो उसको लौटाने की क्या प्रोसेस होगी, प्रक्रिया होगी, क्या उस आहरण पर साझेदार को कोई ब्याज देना पड़ेगा। अगर कोई साझेदार सक्रिय साझेदार है, एक्टिव पार्टनर है, जो व्यापार का संचालन कर रहा है, तो क्या उसे कोई पारिश्रमिक दिया जाएगा, अगर पारिश्रमिक दिया जाएगा तो वो क्या होगा, कितने रुपये प्रति माह उसको वेतन या तनख्वाह या सैलरी दी जाएगी। अगर कोई पार्टनर एक्टिव नहीं है, एक्टिव पार्टनर नहीं है, सक्रिय साझेदार नहीं है, किंतु वो अपने कृत्यों से फर्म को लाभ पहुंचाता है, तो क्या उसे कोई कमीशन दिया जाएगा तो वो किस दर से, किस मात्रा में दिया जाएगा। अगर कोई साझेदार फर्म की संपत्तियों का या फर्म के नाम का अपने निजी व्यवसाय के लिए, अपने व्यक्तिगत व्यवसाय के लिए प्रयोग करता है, तो इसकी क्षतिपूर्ति से में उससे क्या लिया जाएगा, इत्यादि बहुत सारी बातें, 10, 12, 15, 20, 25 बातें इसमें हो सकती हैं, जो साझेदारी संलेख की प्रमुख बातें होती हैं, या साझेदारी संलेख की विषय सामग्री। मैंने आपको बताया कि साझेदारों के मध्य साझेदारी व्यवसाय को चलाने के लिए एक समझौता होता है, एक एग्रीमेंट होता है, यानी साझेदारी संलेख होता है, साझेदारी अनुबंध होता है, साझेदारी ठहराव होता है, पार्टनरशिप डीड होती है, पार्टनरशिप एग्रीमेंट होता है। कभी कभी बहुत डियरेस्ट नियरेस्ट लोग रहते हैं, उनके बीच में बहुत प्रगाढ़ संबंध होते हैं, बहुत आत्मीय संबंध होते हैं, और वो उत्साह में आकर के साझेदारी संलेख ना तो लिखित ना मौखिक बनाते हैं, ना कोई समझौता वो करते हैं, और उत्साह में आकर व्यवसाय को प्रारंभ कर देते हैं। देखिए, पैसा ऐसी चीज है कि आज नहीं तो कल नहीं तो परसों, 2 साल बाद, 4 साल बाद, 10 साल बाद, कभी ना कभी उनके बीच में मतभेद उत्पन्न होता है, उनके बीच में समस्याएं आती, विवाद उत्पन्न होता है। वो अपने अधिकारों के लिए, चाहे वो पूंजी पर ब्याज हो, चाहे वो वेतन कमीशन का मामला हो, चाहे वो लाभ में हिस्सेदारी का मामला हो, इसके लिए वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ जाते हैं, विवाद बढ़ता है, और अंततः विवाद कहाँ जाता है, विवाद जाता है न्यायालय में, कोर्ट में। तो फिर कोर्ट क्या करेगी, क्योंकि साझेदारी संलेख तो बनाया ही नहीं, यानी साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं है। तो ऐसी दशा में जब विवाद न्यायालय में जाता है, कोर्ट में जाता है, तो साझेदारी व्यवसाय पर जो अधिनियम, जो कानून, जो एक्ट लागू होता है, उसे कहते हैं भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। साझेदारी व्यवसाय पर लागू होने वाला नियम क्या कहलाता है?
भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932। तो अगर साझेदारों के मध्य साझेदारी संलेख नहीं हो, समझौता नहीं हो, अनुबंध नहीं हो, ठहराव नहीं हो, पार्टनरशिप डीड ना हो, एग्रीमेंट ना हो, अर्थात साझेदारी संलेख का अभाव हो, ऐसे में लागू होने वाले नियम एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 क्या कहता है? अगर साझेदारी संलेख का अभाव है, साझेदारों के मध्य कोई समझौता नहीं है, तो क्या नियम लागू होंगे? बहुत सारे नियम हैं, आपकी जानकारी के लिए मुख्य मुख्य 5-7 नियम मैं आपको बता रहा हूं। पहला है पूंजी पर ब्याज। अगर साझेदारों के मध्य समझौता नहीं है, साझेदारी संलेख नहीं है, तो किसी भी साझेदार को उसके द्वारा व्यवसाय में लगाई गई संपत्ति पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। एक बार पुनः दोहरा रहा हूं, अगर साझेदारों के मध्य समझौता नहीं है, साझेदारी संलेख का अभाव है, तो किसी भी साझेदार के द्वारा व्यवसाय में लगाई गई पूंजी पर कोई ब्याज नहीं दिया जाएगा। ये साझेदारी अधिनियम 1932 कहता है। नंबर 2, किसी भी साझेदार के द्वारा आहरण करने पर उससे आहरण पर ब्याज नहीं लिया जाएगा। ठीक है, एक बार पुनः, किसी भी साझेदार के द्वारा उसके द्वारा आहरण किए गए आहरण पर कोई ब्याज नहीं लिया जाएगा। तीसरा, किसी भी सक्रिय या निष्क्रिय साझेदार को किसी प्रकार का कोई वेतन, कमीशन या पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। किसी भी साझेदार को, चाहे वो सक्रिय हो या निष्क्रिय हो, किसी प्रकार का कोई वेतन या कमीशन या अन्य कोई पारिश्रमिक नहीं दिया जाएगा। लाभ या हानि का बंटवारा, चौथा पॉइंट, लाभ या हानि का विभाजन, लाभ या हानि का बंटवारा समान मात्रा में किया जाएगा, चाहे किसी ने कितनी भी ज्यादा पूंजी लगा रखी हो, किसी ने कम पूंजी लगा रखी हो। लाभ या हानि का विभाजन समान अनुपात में किया जाएगा। पांचवा, किसी भी साझेदार को व्यवसाय के संचालन, लेखा पुस्तकों के निरीक्षण का पूरा अधिकार रहेगा। वो जब चाहे जब संचालन में भाग ले सकता है, वो लेखा पुस्तकों का निरीक्षण कर सकता है। ये 5 पॉइंट, और भी इसके अलावा भी कई पॉइंट हैं, पर यहाँ 5 पॉइंट जानना आपके लिए आवश्यक है। ये क्वेश्चन थ्योरी के रूप में भी आता है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये एग्जाम में भी आता है। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया व्यवसायिक संगठन के स्वरूपों के बारे में, उसके बाद साझेदारी से आशय परिभाषा आपकी बुक में मिल जाएगी। लक्षण या विशेषताएं, 5 विशेषताएं मैंने आपको समझाई। साझेदारी संलेख क्या होता है, उसकी विशेष सामग्री बताई, और साझेदारी संलेख के अभाव में लागू होने वाले नियम बताए। तो इससे संबंधित जितने भी थ्योरी के प्रश्न मैंने आपको लिखने के लिए दिए थे, आशा करता हूँ आपने अपनी फेयर कॉपी में उसको सिस्टमेटिक रूप से लिख लिया होगा। यदि नहीं लिखा है तो यथाशीघ्र उसको लिख लेंगे। थैंक यू, आज के लिए इतना ही।